नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि शिक्षण सामग्री होती है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसको शंकु के माध्यम से प्रदर्शित किसने किया था। तो शिक्षण सामग्री को शंकु के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले थे एडगर डेल। इसका प्रवर्तक कौन है? एडगर डेल है। एडगर डेल ने शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को दर्शाने के लिए शंकु का प्रयोग किया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो बालकों के सीखने में कम प्रभाव डालता है उसको यहाँ पे रख दिया। फिर उससे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, ऐसे करते करते सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है वो आ गई प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक अनुभव के द्वारा सीखना। तो एडगर डेल ने कैसे बनाया? देखो कितने खाने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनमें से जो सबसे निम्न प्रदर्शित है, सबसे कम प्रभावशाली सहायक सामग्री है, सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है, वो है मौखिक। मतलब आप कुछ भी नहीं दिखा रहे हो बालकों को, केवल बोल करके पाठ पढ़ा रहे हो, तो बालक आपके मुंह की तरफ देखते रहेंगे, उनको बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन अगर आप जैसे हाथी के बारे में पढ़ा रहे हो और हाथी का चित्र दिखा रहे हो और फिर उसको पढ़ा रहे हो, मतलब बालकों को प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभव करवा रहे हो। जैसे रुपए के बारे में पढ़ा रहे हो, रुपए दिखा के पढ़ा रहे हो। सिलाई मशीन के बारे में पढ़ा रहे हो, सिलाई मशीन का चित्र दिखा के पढ़ा रहे हो, तो ये सबसे प्रभावशाली है। मतलब चित्र दिखाना तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो केवल वास्तविक चीज़ ही दिखानी पड़ेगी। सिलाई मशीन पढ़ा रहे तो वो खुद सिलाई मशीन ला के दिखाओ बच्चों को। और बाइक के बारे में सिखा रहे हो, मोटरसाइकिल के बारे में सिखा रहे हो, तो मोटरसाइकिल ला के सिखाओ। मतलब जो चीज़ें क्लास में पॉसिबल है वो दिखा के पढ़ाओ। जैसे सिक्के के बारे में पढ़ाना है, राजा महाराजाओं के सिक्के थे तो वो ला के दिखाओ। अब लाएंगे कहाँ से? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम दिखा सकते हैं, वो तो क्लास में ला के दिखाओ ओरिजिनल में। जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो रियल चीज़ दिखा के आप पढ़ाते हो वो वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और पाठ को आप बोल के पढ़ा रहे हो और बालक सुन रहे हैं, आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, तो वो सबसे कम सीखेंगे, सबसे कम प्रभावशाली है और निम्न प्रदर्शित है। तो एडगर डेल के शंकों में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर सापेक्षिक प्रभावशीलता का जो प्रभाव है वो बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाने पर प्रभावशीलता क्या होती है? कम होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है। सबसे कम प्रभावशाली मौखिक, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक अनुभव के द्वारा जब बालक सीखता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और शंकु के माध्यम से बताया किसने था? एडगर डेल ने बताया था। अब देखो बच्चों, शिक्षण व्यूह रचना या शिक्षण की विधियाँ, वे विधियाँ जो शिक्षक केंद्रित होती हैं, शिक्षक ही इनका प्रयोग करता है। बालक का इसमें कोई रोल नहीं होता है, वो तो बस ऐसे बैठा बैठा देखेगा। व्याख्यान विधि, हिंदी की किताब ली अध्यापक ने और पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया, बालक बैठे बैठे सुन रहे हैं। पाठ्यपुस्तक विधि, बस पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि में कोई भी चीज़ दिखाएगा, डायग्राम मॉडल, तो वो शिक्षक ही दिखाएगा, तो ये शिक्षक केंद्रित हुई। कहानी विधि, कहानी शिक्षक सुनाएगा। तो ये शिक्षक केंद्रित विधियाँ आपको याद रखना है इनको। क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, तो 3 तो ये दे दे, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि,
एक दे दे आपको किंडरगार्टन विधि, तो वो नहीं होगी। पाठ्यपुस्तक विधि को सुगा विधि कहते हैं। किस विधि को सुगा विधि कहते हैं? पाठ्यक्रम विधि को, पाठ्यपुस्तक विधि को। किसने कहा? डॉक्टर मेस ने कहा। तो ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं शिक्षार्थी या बालक केंद्रित विधियाँ, जिसमें बालक प्रमुख होता है। मारिया मोंटेसरी विधि, ये मारिया मोंटेसरी ने दी थी। डेक्रोली विधि, इसका जनक प्रवर्तक डेक्रोली है। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी थी। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी थी। प्रश्नावली विधि सुकरात। विनेटिका विधि वॉशबर्न। डॉल्टन विधि हेलेन पार्क हर्स्ट। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी। सूक्ष्म शिक्षण, इसके जनक हैं एलन पार्क, एलन। खेल विधि कोल्डवेल कुक। अभिक्रमित अधिगम B.F. स्किनर। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से बाल केंद्रित विधि नहीं है? मारिया मोंटेसरी विधि, डेक्रोली विधि, प्रोजेक्ट विधि और कहानी विधि। तो कहानी विधि नहीं है, क्योंकि कहानी विधि तो हमने कहाँ पे पढ़ी थी? शिक्षक केंद्रित विधियों में। अगला प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से बाल केंद्रित विधि नहीं है? अभिक्रमित अधिगम, डाल्टन विधि, विनेटिका विधि, प्रदर्शन विधि। तो बालक केंद्रित विधि नहीं है, प्रदर्शन विधि। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है? कहानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि, खेल विधि। तो खेल विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है। शिक्षक केंद्रित विधियाँ वे होती हैं जिनमें शिक्षक प्रमुख बिंदु होता है, शिक्षक की ज़्यादा चलती है। और विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ वे होती हैं जिनमें बालक को महत्व दिया जाता है। तो इनको आप याद रखना कौन कौन सी हैं। व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक, प्रदर्शन, कहानी। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है भाई, पाठ को पढ़ाएगा, व्याख्यान देगा, लेक्चर देगा तो टीचर ही तो देगा। पाठ्यपुस्तक को पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। प्रदर्शन करेगा कोई चीज़ का, मॉडल का, तो वो टीचर करेगा। कहानी सुनाएगा तो टीचर सुनाएगा। इसके अलावा ये जो बच गई वो बालक केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम कितने हैं? बताओ। अब थॉर्नडाइक के अनुसार भी सीखने के नियमों को दो भागों में बांट दिया। थॉर्नडाइक ने एक तो मुख्य नियम बताए, प्राथमिक नियम बताए, और एक बताए गौण नियम। थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम बताए थे वो तो 3 थे, और जो गौण नियम बताए वो कितने थे? 5 थे। तो पहले हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के जो नियम बताए उनमें मुख्य या प्राथमिक नियम कितने हैं? 3। तत्परता का नियम, इसे ही कहते हैं रुचि का नियम। अभ्यास का नियम, इसके 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। जब कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है किसी चीज़ का तो उसे वो सीख जाता है। लेकिन इसके 2 उपनियम हैं। उपयोग का नियम, उसको उपयोग में लेता है किसी चीज़ को बार बार तो उसे याद रखता है, और उसका उपयोग करना छोड़ देता है तो भूल जाता है। तो अभ्यास का नियम, अभ्यास करेगा तो सीख जाएगा, नहीं करेगा तो भूल जाएगा। तत्परता का नियम, रेडीनेस, रुचि का नियम, और प्रभाव परिणाम का नियम, इसे ही कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। तो मुख्य नियम कितने हो गए? 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव परिणाम का नियम, या संतोष व असंतोष का नियम। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियमों की। और थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं? 5। बहुआई मान सम्मान से, और आशिक लाया आत्मा से, और साचर्य परिवर्तन। याद करने का ऐसा तरीका बना सकते हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, इसी का नाम है मनोवर्ती का नियम, इसी का नाम है अभिवर्ती का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात या आत्मीकरण का नियम,
इसे ही कहते हैं सादृश्यता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से थार्नडाइक का गुण नियम नहीं है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम। तो प्रभाव परिणाम का नियम नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रमुख नियम है। निम्नलिखित में से थार्नडाइक का प्रमुख नियम नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष और असंतोष का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो साहचर्य परिवर्तन का नियम मुख्य नियम नहीं है, ये गुण नियम है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो थार्नडाइक के गुण नियम कितने? 5। बहु कैसे आई? मान सम्मान से आई। आशिक कैसे लाता है? आत्मा से लगाव होता है और आत्मीकरण से लाता है। और साहचर्य परिवर्तन, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास या मनोवर्ती का नियम, अभिवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं। शिक्षण स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हैं? 3 होते हैं। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर दिया था हर्बर्ट ने, अवबोध स्तर दिया मॉरिसन ने और चिंतन स्तर दिया हंट ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तर के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। स्मृति स्तर किसने दिया था? हर्बर्ट ने। चिंतन स्तर किसने दिया था? हंट ने। अवबोध स्तर किसने दिया था? मॉरिसन ने। अब एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मृति स्तर, इसका जनक हर्बर्ट है और हर्बर्ट ने इसके अंदर 5 पद बताए, इसलिए स्मृति स्तर को हर्बर्ट का पंचपदी भी कहते हैं। और वो 5 पद कौन कौन से हैं? प्रस्तावना या उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबंध, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, प्रयोग। इनको याद करना है। प्रस्तावना या उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबंध, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण और प्रयोग। स्मृति स्तर में ये 5 पद हैं। इसके बाद में शिक्षण का स्तर के आधार पर दूसरा स्तर है अवबोध स्तर। इसके जनक है मॉरिसन। मॉरिसन ने भी 5 पद बताए हैं अवबोध ज्ञान में। अन्वेषण या खोज करना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वर्णन। देखो स्मृति स्तर और अवबोध स्तर में एक पद सेम आया है, उसमें भी ये था प्रस्तुतिकरण और इसमें भी प्रस्तुतिकरण है। और स्तर के आधार पर शिक्षण का जो तीसरा स्तर है वो है चिंतन स्तर और इसका प्रतिपादन किया था हंट ने। हंट ने 4 पद बताए हैं इसमें। समस्या की पहचान करना, उपकल्पनाओं का निर्माण करना, उपकल्पनाओं व संकेत और समस्या का समाधान। इनमें समझाने वाली क्या चीज़ है, याद करना पड़ेगा। समस्या की पहचान, उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं व संकेत, समस्या समाधान। चिंतन स्तर किसने दिया था? हंट ने दिया था। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।